ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को कमज़ोर बनाता है, और अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो उसको शक्तिशाली बनाता है। तो एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं एज ए सिंगर ऑल इंडिया रेडियो में फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा भी फॉर्म भर दो। तो मैंने उनका भी फॉर्म भर दिया। हम दोनों ने ऑडिशन दिया। वो पास हो गई, मैं फेल हो गया। एक टाइम पे मैंने ये सोच लिया था कि मैं क्रिकेट को ही अपना करियर बनाऊं। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा टैलेंट 19 है और तुम्हारा व्यवहार 20 है, तो सक्सेस मिलेगी 21। वो मेरा था ये बताना अजीब लगता है। नमस्कार, मेरा नाम यूनुस खान है और आज स्टूडियो में हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं उन्हें दुनिया भजन सम्राट कहती है, पर मैं उन्हें गायन सम्राट कहना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि हम उन्हें केवल भजन की विधा तक महदूद नहीं रख सकते। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत बहुत आपका। शुक्रिया, आपने मुझे आज बुलाया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस चीज़ को हम सिर्फ इंटरव्यू कहते थे, अब उसको पॉडकास्ट कहने लगे। बिल्कुल, और आकाशवाणी पॉडकास्ट आपको पाकर बहुत अभिभूत है। इसलिए क्योंकि आपका जो सिलसिला है वो आकाशवाणी से शुरू होता है और उसकी एक दिलचस्प कहानी है, बताइए ज़रा। 17-18 साल की उम्र थी, मैं लखनऊ में था जी। और खूब कॉन्सर्ट्स करता था। खूब वहाँ नाम हो गया था लखनऊ में, गली गली में गाते थे, रियाज करते थे। म्यूज़िक कॉलेज, भातखंडे कॉलेज में सीखते थे, पिताजी से भी सीखते थे। तो एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं एज ए सिंगर ऑल इंडिया रेडियो में फॉर्म भरने जा रहा हूँ ऑडिशन में। जी। तो वो भी थोड़ा थोड़ा गाती थी शौक में। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा भी फॉर्म भर दो। क्या बात है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो ऐसे थोड़ा सा गाती हैं शौक में, हम तो देखिए रियाज करते हैं, करते हैं, वो करते हैं। तो कहने कि नहीं नहीं, भर दो, मेरा भी भर दो। जी। तो मैंने उनका भी फॉर्म भर दिया। हम दोनों ने ऑडिशन दिया। वो पास हो गई, मैं फेल हो गया। क्या बात है। ओ हो। तो उस दिन जो एक सीख मिली, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। वाह। आई वॉज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरी माँ तो थोड़ा सा गाती हैं, ये कैसे पास होंगी। लेकिन होता ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को कमज़ोर बनाता है, और अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो उसको शक्तिशाली बनाता है। आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट, तो मुझे वो शिक्षा उसी उम्र में मिल गई थी। जी। वैसे आपके पिताजी बहुत बड़े गायक पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा, और जो आपका श्याम चौरासी घराने से ताल्लुक़ रहा है, वो घराना असल में ओवर कॉन्फिडेंस का घराना नहीं है, रियाज़ का घराना है और बहुत ज़्यादा मेहनत का घराना है। मुझे वो घटना बताइए जहाँ पिताजी हर रोज़ एक सुर और कमरे में बंद, वो हाँ, दिलचस्प घटना। पिताजी का सिखाने का ढंग अलग था। वो कहते थे कि एक एक सुर को साधो। जी। ये ताने पलटे ये सब बाद की बात है, पहले सुर साध लो, क्योंकि हर सुर जो है वो सा है। क्या बात है। तो वहाँ यूनुस भाई मुझे एक तानपुरा देके, तब तो बड़ा तानपुरा होता था, अब आज की तरह थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है आजकल। तो मुझे एक कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके, कहते थे अब मैं 4-5 घंटे बाद खोलूँगा कमरा, बाहर मैं सुन रहा हूँ कि सिर्फ सा गाना, एक सुर बस, क्या और बात कुछ है। नहीं गाना। क्या बात है। क्या बात है। तो एक सुर में हम लगे हुए हैं शाम तक। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज तक मुझे सुर लगाने में कठिनाई नहीं होती। और वो कितना सच्चा लगता है, क्या लगता है, वो तो भगवान जानता है, क्योंकि हमेशा सुर जो है सच्चा नहीं लग पाता है, कभी कभी लगता है। लेकिन कभी कठिनाई नहीं होती गाना शुरू करने में, आरंभ करने में और सुर लगाने में। पिताजी एक बहुत बड़े गायक और बहुत बड़ा नाम, ख़ास तौर पर जिस तरह से उन्होंने भजन गायकी को एक उत्कर्ष तक पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि आप बहुत शिद्दत से पिताजी की यादें हमारे साथ बांटें। जी, पिताजी बहुत अच्छे सिंगर तो थे ही, लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे। जी। और इस तरह से चीज़ें सिखा देते थे जो आज तक काम आती हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि खरज का रियाज तो बड़ा
मुश्किल होता है, क्योंकि उम्र थी मेरी 12-13 साल। जी। कहते हाँ खरज का रियाज मुश्किल है लेकिन उतना आसान भी है। मैंने कहा वो कैसे? तो कहने लगे कि खरज में बोलना शुरू कर दो। और ये गज़ब, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो खरज में ही बोलता हूँ, हाँ, बिल्कुल। तो मेरी आवाज़ जो है वो रियाज करती रहती है खरज वाह, में। वाह! क्या बात है, फिर क्या हमने बात उनसे पूछा कि रियाज करना कितना ज़रूरी है? है। जी। कहते रियाज तो बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने कहा कितना ज़रूरी है? तो कहने लगे कि अगर 3 दिन तुम नहीं नहाओ तो बदन से बदबू आती है। मैंने कहा हाँ आने लगती है। तो कहते अगर 3 दिन रियाज नहीं करो तो गाने से बदबू आएगी। वाह! देखिए कितना बड़ा दर्शन है, संगीत का दर्शन, जीवन का दर्शन। ऐसे समझाते थे। जी। फिर हमने एक दिन उनसे पूछा कि ठीक है रियाज भी हो गया, हमने मेहनत कर ली, 2-4 राग सीख ली, सब हो गया, अब सक्सेस कैसे मिलेगी? तो कहते थे वो तो सबसे आसान है। जी। मैंने कहा वो कैसे मिलेगी? कहते अगर तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा टैलेंट 19 है और तुम्हारा व्यवहार 20 है तो सक्सेस मिलेगी 21। वाह! और अगर तुम्हारा टैलेंट 21 है, व्यवहार 20 है तो सक्सेस मिलेगी 19। ऐसे सिखा जाते थे बड़ी बड़ी चीज़ें। कितनी मज़ा बड़ी-बड़ी आता बातें हैं जो एकदम ज़िंदगी के आम दिनों में उन्होंने सबक के रूप में आपको सिखा दी। भजन गायकी के कौन से सबक जो हैं वो आपको पिताजी से मिले हैं? और किस तरह से वो ठुमक चलत रामचंद्र को एकदम जीवित कर देते थे? मुझे वो यही कहते थे कि भजन कभी मुश्किल मत गाओ, उसको आसान करो, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो बड़े भोले भाले लोग हैं। भक्त जो होता है वो मन से बड़ा भोला होता है। उसको आप सरल सिखा दो, सरल सुना दो तो उसको समझ में आ जाता है। भाव जो है वो मेन चीज़ है भजन गाने में। बाकी टेक्निकलिटी जो है वो सेकेंडरी है, उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर भाव अच्छे हैं, मुझे याद है एक मेरा प्रोग्राम चल रहा था, कुछ 35-40 साल हो गए इस बात को, बॉम्बे में बिरला मातोश्री में मैं गा रहा था। खूब अच्छी ऑडियंस सुन रही थी। तो इतने में एक ऑडियंस में से एक साधु जैसा इंसान था, वो खड़ा हुआ। उसने कहा जी मैं गाऊंगा ये गाना। अरे! अब सबने देखा कौन है, तो देखा एक साधु जैसा। तो मैंने कहा आ जाओ। उसको मैंने मंच पे बुला लिया, उसको माइक दिया, मैंने कहा गाइए। किस सुर से गाएंगे? कहते ये तो मुझे नहीं पता। अरे! मैंने कहा कोई ताल के? वो मुझे नहीं पता, मैं बस गाऊंगा। मैंने कहा गाइए। उन्होंने एक भजन गाया, मैंने उनके साथ हारमोनियम बजाया। इतना भाव से गाया। मैंने उनसे कहा एक और गाइए। उन्होंने एक और गाया, मज़ा आ गया। फिर मैंने उनसे कहा एक और गाइए, तो कहने लगे और तो मुझे आता ही नहीं। अरे भाई गज़ब! वो कोई प्रोफेशनल थोड़ी था, जी। उसके अंदर बस भाव थे। लेकिन ऑडियंस ने मुझे ये कहा कि अनूप जी आप ज़रा आराम करिए, अभी इनको सुनना है थोड़ा। इसका मतलब है जो भाव है उसका जादू सब पे छा गया। जी। तो भाव ही है जिसका जादू छाता है। बाकी जो टेक्निकलिटी है गाने में वो तो क्षणिक मात्र उसका मजा आता है। अनूप जी, हम चाहते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र हाँ थोड़ा जरूर सुनवाएँ सुनिए। क्योंकि पिताजी की यादों की बातें चल रही हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। क्या बात है, क्या बात है! लगता है ना भगवान राम ठुमक ठुमक के बिल्कुल, चल रहे हैं। ये जो ठुमक है इसको आपने जैसे सजीव कर दिया है, ये साकार उनके कर दिया ये है। उनके गाने का कमाल था। जी। 8 बरस की उम्र में पहला कार्यक्रम, उसकी यादें? लखनऊ में जन्माष्टमी का कार्यक्रम था पुलिस लाइंस में। जी। पिताजी हर साल वहाँ गाते ही थे, मैं भी उनके साथ पीछे बैठ के गाता था।
उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज तुमको अकेले गाना है। वो मेरी शुरुआत हो गई, यही भजन मैंने गाया था। वाह वाह। और उसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा। रोज़ गाने लगे। जी। कोई साइकिल में बैठा के ले जाता था अपने साथ कि भाई फंक्शन है, चलो वहाँ गा दो गाने। रिक्शा आ जाता था, स्कूटर पे कोई ले जाता था, बस हम खड़े हुए गाना शुरू कर दिया। तो गली गली में गाते थे, सब पहचान गए। आइसक्रीम वाला पैसे नहीं लेता था, कहीं चाट खाने खड़े हो गए, वो कहते पैसे तो तुमसे चाहिए नहीं, गाना सुना दो। क्या बात है। लेकिन गाना सुना के मास्टर जी को इम्प्रेस करने वाला कमाल भी किया आपने। हाँ, उससे बड़ा फायदा होता था। टीचर कहते थे कितने मार्क्स चाहिए बता दो, गाने सुना दो। ये क्या सब फायदा। बात। लेकिन रेडियो ने फेल कर दिया था। रेडियो हाँ। बहुत दिलचस्प बात है। अनूप जी, मैंने शुरुआत में ये कहा था कि हम आपको केवल भजन सम्राट नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि गज़लों की आपकी हाँ, पूरी धारा जो है। गाते। फिल्म म्यूज़िक भी है, फिल्म में बनाना भी है, और उसके अलावा फिल्मों में गाना भी है। हाँ, तो यहाँ मैं गज़लों की तरफ रुख करता हूँ। शुरू। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था और भोपाल शहर में एक कॉन्सर्ट में आपने गज़ल गाई थी। आपकी सबसे प्रसिद्ध गज़ल कौन सी थी उन दिनों? चांद तो अंगड़ाइयाँ। हाँ, उन दिनों तो मैं गाता था। जी। राज इलाहाबादी साहब की। राज इलाहाबाद। चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। क्या बात है। लोग सुनते नहीं थकते थे, लेकिन कम लोगों को ये पता है कि जो अनूप जी सुरों के मैदान में इतने माहिर कलाकार हैं, वो क्रिकेट की दुनिया से भी ताल्लुक़ रखते रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था अपने जी। कॉलेज डेज में, और हमारे अच्छे दोस्त हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सब हमारे एज ग्रुप के हैं, तो अच्छे दोस्त हैं। और मुझे याद है कि एक टाइम पे मैंने ये सोच लिया था कि मैं क्रिकेट को ही अपना करियर बनाऊं। क्या बात है। हाँ, इतना सीरियस हो गया था मैं उसमें। लेकिन एक तरफ म्यूज़िक इतनी खींच रही थी, और म्यूज़िक में हम रोज़ प्रोग्राम कर रहे थे, रोज़ जगह जगह गा रहे थे, पैसे भी मिलने लगे थे। लखनऊ में जो पहला प्रोग्राम किया था, वहाँ 3 रुपए मिले थे। जी। तो 3 रुपए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 67 ईयर्स अगो। जी। तो जी। बहुत बड़ी चीज़ थी। तो लोग ले जाते थे प्रोग्राम में, भाई यहाँ क्या 5 रुपए तुमको देंगे, हम चले जाते थे। 5 रुपए तो बहुत हो गए, 5 रुपए में तो पूरी क्लास को आइसक्रीम खिला देंगे हम। अरे वाह। लेकिन वो जो भी पैसे कमाते थे, वो दूसरे दिन ख़त्म कर देते थे। पूरी क्लास को अपने चाट खिला रहे हैं, आइसक्रीम खिला रहे हैं। एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि एक दिन एक आइसक्रीम वाला हमारे पिताजी के पास आया। जी। कहने लगा, जी वो आपका जो बेटा है अनूप, उसका बिल हो गया 40 रुपए। ओ ओ ओ, ये तो बहुत ज़्यादा रकम हो गई। क्लास को जो है बुला बुला के खाना खिलवा देता है, और अभी 40 रुपए नहीं दिए। तो पिताजी ने मुझे बुलाया भैया, कहते तो मैंने कहा तो क्या हो गया, अभी होली आ रही है, तो होली में बहुत से प्रोग्राम होंगे, तो इनको 40 रुपए में दे दूंगा अगले हफ्ते। ये यकीन करना मुश्किल है कि बचपन में बहुत सारी बदमाशियां भी आप करते रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में किस तरह के खिलाड़ी थे आप? मैं बैट्समैन था। ओ हो। बैट्समैन था। अनुज जी, बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि एक धारा जो है म्यूज़िक की, वो लगातार चल रही थी। बचपन की बाकी तमाम पहलू भी जुड़ रहे थे कि क्रिकेट भी खेलना है और बच्चों के साथ बदमाशियां भी करनी हैं, पर रियाज पर आप कायम थे, और धीरे धीरे मिलने वाली कामयाबी पर आपका विश्वास था। आज के ज़माने के बच्चों में और आपके ज़माने में क्या फ़र्क आ गया है? देखिए, पहले टेलीविज़न नहीं था, जी। ये सब रियलिटी शोज़ नहीं थे, तो हमने तो अपने जीवन में सारे ये इन्वेंशन देखे हैं। हमने टेप रिकॉर्डर देखा कैसे आया, हमने टेलीविज़न देखा कैसे आया। हम लोग आश्चर्यचकित होते थे
कमरे में बैठ के हम फिल्म देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ हम किस्मत वाले हैं कि इस उम्र के लोगों ने जितनी उपलब्धियां हैं संसार की वो सब सामने देखी हैं। अब बच्चों को किसी को कहें कि वो फ़ोन होता है उंगली से डायल करने वाला, उनको समझ नहीं आता ये जी जी। क्या चीज़ है ऐसे। तो उस उम्र में रियाज बहुत ज़रूरी चीज़ थी, हम उसको समझ के करते थे, क्योंकि हमको पता था कि ओवरनाइट सक्सेस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक दिन में आपका गाना सारी दुनिया कैसे सुन सकती है, नहीं सुन सकती है। लेकिन आज ये हो गया है कि आपने आज एक गाना रिकॉर्ड किया, अगर वो गाना अच्छा है तो कल सुबह आपको सारी दुनिया पहचान जाएगी। जी, रील्स चल पड़ेंगी और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। 24 घंटे बहुत हैं। जी 24 घंटे में यू कैन बिकम अ स्टार। जैसे हमारा एक एल्बम आया था भजन संध्या, जी, पहला वाला एल्बम। पहला, तो उस वक्त मैं करीब 28 साल का था। तो वो एल्बम आया और वो गांव-गांव में दूसरे दिन सर्कुलेट हो गया, कैसेट्स गांव-गांव पहुंच गई, ऐसी लागी लगन 1 महीने के अंदर से हो गया, बजने लगी। तो आज जो काम 24 घंटे में हो जाता है वो उन दिनों 1 महीने में हो जाता था। तो 1 महीने में हमारा गाना सब जगह पहुंच गया, क्योंकि दूरदर्शन भी था। दूरदर्शन ने बजाने शुरू कर दिए वो गाने, ऑल इंडिया रेडियो को बजा रही थी। तो वही रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है दो नाम, ऐसी लागी लगन, मैया मोरी मैनी माखन खा, ये सब गाने इतने बजे कि 1 महीने में उन्होंने मुझे स्टार बना दिया, हीरो बना दिया। वही काम आज 24 घंटे में इसलिए हो सकता है कि रियलिटी शोज तो सब देख रहे हैं, जी कितने चैनल्स में सिंगर्स आ रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन उन सिंगर्स को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको टिकना है देर तक तो आप रियाज मत बंद करना यार, क्योंकि रियलिटी शो आपको सच में स्टार बना देते हैं और आप सारी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं, लोग आपका गाना सुनने लगते हैं। लेकिन वो ये ना कहें कि यार इसके गाने में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तब से। वो आप रियाज करते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और आप देर तक इस फील्ड में स्थापित रहेंगे। कितनी प्यारी बात है कि रियाज जो है वो एक संगीत की दुनिया के मुसाफिर की सबसे बड़ी पूंजी है। अनूप जी, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चले। इतना अच्छा भजन है, सुनो। जरूर। गमधनि सानि साना गर मा गर गर सा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तुम है पार करे। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़ी। जिस भाव से आप गाते हैं, जिस रियाज से, जिस तैयारी से, जिस अधिकार से आप गाते हैं, ये वो गुण हैं जिन्होंने आपको देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। छोटे छोटे मंदिर हों, घर हों, मुझे याद है कि देश के अलग अलग हिस्सों में तालाब या नदी, झील के किनारे एक मंदिर है और मंदिर में सुबह सुबह अनूप जी के भजन बज रहे हैं। ये दृश्य बहुत आम है, हम सबके जीवन में घटित हुआ है। जब आपकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में इस व्यापक रूप से पहुंची और लोगों की सुबहें और शामें आपके भजन से सुगंधित होने लगी, तो आपको कैसा महसूस होता था उस समय में? कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा एक कार्यक्रम फतेहपुर सीकरी में था, आगरा में जी, जहाँ पर तानसेन बैठ के गाते थे और सामने अकबर बादशाह सुनते थे। वहाँ उन्होंने मेरा स्टेज बनाया था, वाह, जहाँ तानसेन बैठ के अद्भुत। गाते। छोटा सा तालाब था और मैंने वहाँ बैठकर
उन लोगों से पूछा तालाब का नाम क्या है, उन्होंने कहा इस तालाब का नाम है अनूप तालाब। अद्भुत, क्या बात है। उस तालाब का नाम ही अनूप है जहाँ तानसेन बैठ के गाते। वाह, क्या तो कभी संयोग। कभी ऐसे इत्तेफाक होते हैं जी, कि अंदर कैसे मेरे कैसी फीलिंग आई होगी, ज़रा सोचिए बिल्कुल। कि मैं उस स्थान पे बैठ के गा रहा हूँ, वो स्थान मेरे नाम का ही है। अद्भुत। तो ये भगवान की कृपा होती है। जगह जगह के एक्सपीरियंस होते हैं, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। और मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी हम गाते हैं, एल्बर्ट हॉल में भी गाते हैं, जी। और छोटे छोटे गलियों के मंदिर में भी गाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि गाते हुए यूं लगा जैसे प्रभु का साक्षात्कार हो रहा हाँ है, हाँ, एक आशीर्वाद है? नहीं नहीं, हुआ था, 10 साल की उम्र में हुआ था। बताएं जरा इस बारे लखनऊ में में। जी। मेरे पिताजी एक प्रोग्राम में गा रहे थे, वो हनुमान जी के मंदिर में कार्यक्रम था, हनुमान जयंती का। तो उन दिनों मैं पिताजी के पीछे बैठ के थोड़ा थोड़ा गाता था। तो उन दिनों मुझे उन्होंने देखा कि मैं गा नहीं रहा हूँ, 2-3 बार देखा, तो मैं रो रहा था, मैं गा नहीं रहा था। तो जब उनका गाना ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने आज गाया नहीं, तुम रो रहे थे। तो मैंने उनसे कहा मैं गाता कैसे, मेरे साथ हनुमान जी बैठे हुए थे, ओह। मेरे साथ बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे। उस दिन उन्होंने मुझे वरदान दिया लंबी सांस का, अच्छा, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं, हनुमान जी जो हैं वो क्या बात पवन है। पुत्र हैं। तो उन्होंने मुझे लंबी सांस का उसी दिन वरदान दिया था, जिसके लिए मैं बहुत प्रसिद्ध हुआ। हीरे मोती जो मैंने लंबी सांस गाई थी, बिल्कुल, ऐसी लागे लगा, बिल्कुल। उसकी चर्चा होती थी। हम चाहते हैं कि हम वो सुने। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये उनकी क्या कृपा बात से है, मिला। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए कि बातचीत इस मोड़ पर पहुंच गई जहां एक अद्भुत घटना सामने आई। अ, अपने पहले एल्बम की तैयारियों के बारे में बताइए कि किस तरह से जिंदगी की राहों में ये मुकाम आपके सामने आया था। मेरा जो नाम हुआ और मेरा जो एल्बम हिट हुआ, भजन संध्या, जिसमें ये सब भजन थे, ऐसी लागी लगन, रंग दे चुनरिया, जग में सुंदर है दो नाम, ये हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। जी। मेरा एक कार्यक्रम था हरे कृष्ण मंदिर जुहू में, मेरे ख्याल से 1979 की बात है, 80 शायद हो। तो मैंने वहाँ करीब 2.5 घंटे गाया। जन्माष्टमी फेस्टिवल चल रहा था उनका। मेरे साथ तबले पे रूप कुमार राठौड़ थे, जी। जो अब बहुत बड़े सिंगर हैं आज, और गिटार पर गुरदीप सिंह थे, जी। जी। जो अब रहे नहीं। हम 3 लोगों ने प्रोग्राम किया, 2.5 घंटे करके मैं घर आ गया। लोगों ने बड़े प्रेम से सुना था। मुझे 1 महीने बाद हरे कृष्ण मंदिर से फ़ोन आया, जी उस दिन जो आपने गाया था वो रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी हुई है, वो हम पॉलीडोर को दे रहे हैं ओ एल्बम बनाने के लिए। ओ ओ। तो मैंने कहा भाई पहले मुझे सुना तो दो यार, मैं बिल्कुल नया नया, मुझे लोग जानते भी नहीं थे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा ठीक है सुन लीजिए। तो मैंने वो सुना। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें एक कमी है, मंजीरा नहीं है, जी। जी। भजन में मंजीरा चाहिए। तो इंद्रू आत्मा जी को बुलाया। चंद्रू आत्मा जी के। हाँ, जी। उन्होंने आके मंजीरा डब किया। अब सुनने में थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। जब मंजीरे के बाद जो इफेक्ट आया तो पॉलीरोड ने कहा हम इसका डबल एल्बम बनाएंगे। ओ हो। मैंने डबल उनसे एल्बम का मतलब है 2 रिकॉर्ड वाला मैंने उनसे एल्बम। कहा देखिए मुझे अभी कोई जानता नहीं है, मुझे तो पता है सिंगल भी नहीं बिकेगा, जी। आप डबल क्यों बना रहे हैं? कहते नहीं हमको अच्छा लग रहा है। उन्होंने डबल एल्बम बनाया, वो रिलीज़ किया। 1 महीने बाद मेरा सारी दुनिया में नाम हो गया था। वाह। आज 4.5-5 दशक होने को हैं
और दुनिया भर में ये भजन लोग सुनते नहीं वो थकते। इसलिए हुआ कि वो मैंने मंदिर में बैठ के गाया था, स्टूडियो में नहीं गाया। जी जी जी, वही रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती, वो भाव नहीं आ सकते थे। क्या बात है। वो भाव इसलिए आए, क्योंकि मंदिर में गा मंदिर रहे में थे आप। भगवान कृष्ण के सामने बैठ के गा रहे थे। और कभी सोचा नहीं था इसका एल्बम बनेगा क्या, जी जी, हमने सोचा ही नहीं था। उसने मुझे स्थापित किया है आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये अचानक आई कामयाबी, अनूप जी, इसने आपको कितना बदला, और एक रिग्रेट जो आपके मन में है? मैं देखिए वैसे ही हूँ, मेरे स्वभाव में, मेरे व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आया। सिर्फ एक जो मुझे थोड़ा सा झटका लगा था, क्योंकि उन दिनों में बहुत सीरियसली पिताजी से संगीत सीख रहा था, और जब दुनिया भर में नाम हो गया तो दुनिया भर ट्रैवलिंग शुरू हो गई। कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, इंग्लैंड में, दिल्ली, कलकत्ता घूम रहे रोज़। तो मेरी वो जो रोज़ की शिक्षा थी पिताजी से, वो रुक गई। मैं और राग सीखना चाहता था उनके साथ बैठ के, और विद्या जानना चाहता था, वो रुक गया। एक वही रिग्रेट है लाइफ में कि वो 5 साल भगवान मुझे और बाद में नाम देता तो मैं और अच्छा गाता। कितनी बड़ी बात है ये। आप मैं समझता हूं कि अनूप जी, एक बड़ा कलाकार ही ये बात कह सकता है कि 5 साल बाद कामयाबी मिलती तो मैं थोड़ा और हाँ, सीख मैं लेता। और अच्छा गाता, और अच्छा गाता। ये बहुत अद्भुत बात है। मैं एक घटना जानना चाहता हूँ। एक भजन जो आपको एक घर में किसी ने डायरी में दिया था, और वो यही था, जी ऐसी लागे लगन। ये बात है 1978 की, कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ खाना खा रहा था, जी न्यू जर्सी, अमेरिका में। उनका नाम था बल्लू दोरवानी। उनकी वाइफ भी थोड़ा गाना गाती थी। तो उनके यहाँ मैं लंच खा रहा था, तो उनकी वाइफ ने एक मुझे छोटी सी किताब दी कि अनु जी देखिए इसमें कुछ भजन है। तो मैं वो ऐसे देख रहा था खाना खाते खाते, पन्ने पलटते पलटते एक पेज पे मैं रुक गया। उसमें लिखा था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जी, वो तो गली गली हरी। मैंने कहा बड़ा अच्छा है। तो खाना खाते खाते गुनगुनाता रहा और ट्यून बन गई। वही बन गई। हाँ, तो खाना खाने के बाद मैंने उनकी वाइफ से कहा जरा वो हारमोनियम लाइए, और मैंने उनको सुना दिया, ऐसी लगी लगन। वाह। तो इट वॉज क्रिएटेड इन 1978। और आज आप उसी के नाम से जाने हाँ जाते हैं। हाँ, जी हाँ। आपको कमाल की बात बताऊं कि जैसे कभी हम तो बहुत ट्रैवल करते हैं, तो कभी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं फ़्लाइट पकड़ने, तो कोई आदमी मेरे नज़दीक से गुजर जाएगा, ऐसी लागी लगन गुनगुनाते हुए। वाह वाह। वो ये बताना चाहता है कि मैं आपको पहचान गया हूँ, लेकिन वो संकोच कर रहा है मिलने में। तो पता नहीं कैसा व्यक्ति हो, मैं कहीं रूड हूँ तो उसको मिल नहीं रहा है वो, लेकिन गुनगुनाते हुए जा, तो मैं उसको रोक लेता हूँ। क्या बात है। अरे यार, मुझसे ही सुन लो। क्या बात है, क्या बात है। अनूप जी, पूरी दुनिया में आप कॉन्सर्ट करते रहे, आपके एलपीज आते रहे, फिर एक दिन यूं हुआ कि एक फिल्मी गाने में शुरुआत की कुछ पंक्तियां इत्तेफाक से आपके नाम आई। दिलचस्प घटना है। और ज़रा सोचिए कि वो, आज हम ये सोचते हैं कि वो पंक्तियां ना होती तो वो गाना कितना अधूरा होता। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो गाना अपने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो इत्तेफाक से 2 लाइन उसके पीछे मुझे गाने को कही गई। मैं तो लता जी से मिलने गया था, जी कुछ काम था उनसे, तो उनसे मिल के मैं वापस जा रहा था, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मुझे रोक लिया। भाई रुकिए, आप तो मिलते ही नहीं हैं, एक चाय पी के जाइए। तो मैं रुक गया, तो लता जी ने रिकॉर्डिंग करके चली गई। फिर मुझे उन्होंने कहा कि लता जी ने इतना अच्छा गाया है गाना, हम सोचते हैं इसके पहले 2 लाइन आप गा दीजिए। जी, गा दे दो। तो उन्होंने वो 2 लाइन दे दी, कोशिश करके देख ले। सुनाऊं आपको? जरूर जरूर जरूर। कोशिश करके देख ले, दरिया सारे नदियां सारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। वाह। तो बस 2 लाइन गा दी, वो गाना भी हिट हुआ, फिल्म हिट हुई, मुझे उसके लिए गोल्ड डिस्क भी दिया गया। वो एक 2 दूजे लाइन के गा लिए। दी।
क्या बात है। लेकिन ये इकलौता गाना नहीं है जो फ़िल्मों में आपने गाया, एक लंबी हाँ, यात्रा गाए, फ़िल्मी काफ़ी गानों गाने, की और फ़िल्मों काफ़ी के गाने गाए, म्यूज़िक देने की भी रही है। वो भी किया है। उसके बारे में बात करिए। कुछ फिल्मों में म्यूज़िक दिया और बाद में मुझे लगा कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है म्यूज़िक देना फिल्म में। सिटिंग करनी पड़ती है, सिंगर्स को सिखा के गवाना पड़ता है, ऑर्केस्ट्रा उसका बनाना है, सब करना है, अरेंजमेंट है। तो मैंने फिर वो फिल्म में म्यूज़िक देना बंद कर दिया समय के अभाव के कारण। लेकिन कुछ फिल्में, एक फिल्म में मैंने किशोर कुमार जी को गवाया था। जी, जी, जी। तो बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि मैं उनके घर गया, पहुंचा तो किशोरदा ने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी एक फिल्म में म्यूज़िक दे रहे हैं, आप एक गाना गा दीजिए। कहते हैं मैं नहीं गाऊंगा। मैंने क्यों नहीं गाएंगे? अरे! अरे तुम कोई क्लासिकल बना दोगे। मैंने कहा नहीं, क्लासिकल नहीं बनाऊंगा, आपके हिसाब का बनाऊंगा। तो कहते ठीक है, वो कैसेट में रिकॉर्ड करके दे दो, मैं उसको सुन सुन के याद कर लूँगा। जी। मैंने दे भिजवा दिया। तो एक लाइन सुनाओ, बिल्कुल देखिए किशोरदा के टाइप का है। जी। नहीं दूर मंजिल, नहीं दूर तुझसे, नहीं दूर मंजिल, नहीं दूर तुझसे, इन राहों पे तू चलता चल, इन राहों पे तू चलता चल, जिंदगी नहीं है कभी दूर तुझसे। वाह! क्या बात है, ये क्या फिल्म बात थी है। पत्तों की बाजी। इसमें गाया था। आपने कुछ फ़िल्मों का निर्माण भी किया है। हाँ, अभी भी करता रहता हूँ, कुछ वेब जी। सीरीज हैं सब। सारे शौक हैं, एक जिंदगी है, सब पूरे कर ले। अच्छा, दुनिया भर में अपने कॉन्सर्ट से जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ बाँटिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और इतना अपने चाहने वालों से मिलते हैं कि आपके पास तो खज़ाना है एक हमने यादों टूर का। किया था अमेरिका का 1986। वो मेरे लिए बहुत बड़ी मेमोरी है। मैं, गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब तीनों ने साथ में टूर वाह! वाह! अमेरिका, कनाडा। तो तूफान मचा हुआ था वहाँ, क्योंकि लोगों को 3 एक साथ सुनने को मिलते थे। 1 घंटे में हाउसफुल हो जाता था क्या जहाँ जहाँ बात है, शोज। क्या बात है। तो ये कुछ, फिर हमने एक टूर किया, मैं और जाकिर हुसैन साहब, वाह! हमारे साथ उन्होंने तबला बजाया। वो टूर भी कमाल था। ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर याद रहेंगी और हम कभी भूल नहीं सकेंगे। क्या बात है। आपने कहा कि मेहदी हसन और गुलाम अली साहब के साथ भी टूर किया। फरीदा खानम जी से भी एक ताल्लुक़ रहा हाँ, आपका। मुलाकात हुई। जी, ऐसा हमने कभी उनके साथ काम नहीं किया। अब सिंगर तो सभी मिलते ही रहेंगे ना, हम लोग सब घूमते जी। रहते हैं, तो सब एक दूसरे के एडमायरर हैं। लेकिन उनके साथ कभी मैंने ना तो कोई कॉन्सर्ट किया है और ना ही कोई रिकॉर्डिंग की है। जी। कुछ अनूठे एल्बम इन दिनों में पिछले 5-7 सालों में आपने किए हैं, जैसे रामचरितमानस वाला जो काम है। हाँ, रामचरितमानस जो काम है ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। इसमें और भी सिंगर्स हैं उसमें। जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का काम जो है वो तब तक सुनेंगे लोग जब तक भारत देश है, क्योंकि वाह! हमारे भारत देश की रूह में बसता है रामचरितमानस। लोग तब तक सुनेंगे। बिल्कुल। और वो जो उर्दू वाला काम है। जी हाँ, भगवत गीता को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है। मैं उसकी आपको 2 लाइन सुनाता भी हूँ। ज़रूर। ये पहला श्लोक है, जी। कमर जलालवी साहब ने किया। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे, मगर ये न समझो कि मासूम थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। धृतराष्ट्र आंखों से महरूम थे,
मगर ये न समझो कि मासूम थे। क्या बात है, ये तो बड़ा अद्भुत काम है। पूरे 700 श्लोक जी। इस तरह मैंने गाए। कितना वक्त लगा होगा इसे तैयार करने 2 में? साल लगे। ओ हो। और इसकी धुन बनाना भी काफी 2 साल चैलेंजिंग में काम 2 रहा साल होगा। लगाए। जी। और मज़ा आ जाता है जब भी उस ओर ख्याल में रह जाता है कि क्या खूबसूरत काम हुआ है। जी। मैं ये देखता हूँ कि आपका गाया हनुमान चालीसा लोग अपने साथ हाँ रखते हैं। हाँ। अब तो वो ज़माना है कि मोबाइल में एक क्लिक पर सुन सकते हैं और चारों तरफ बजता सुनाई देता है। देखिए हनुमान चालीसा जो है वो गाना ही चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो अमर हैं, वो विचरण कर रहे हैं आज भी। आपको कभी कोई कष्ट हो, आप हनुमान चालीसा का जाप कर लीजिए, तो हनुमान जी आपके नज़दीक आ जाएंगे, आपका काम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो घूम रहे हैं, वो आसपास ही कहीं होते हैं। और फिर पवन पुत्र हैं तो हर वक्त हवा में है वो। जी। तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा गाना, सुंदर कांड गाना बहुत ही फलदायक होता है। अच्छा अनूप जी, इतनी लंबी यात्रा आपने तय की है और जाहिर है कि लगातार अपनी दिनचर्या को कायम रखना, अपनी चुस्ती फुर्ती को और अपने गले को कायम रखना, इसके लिए आप अपनी दिनचर्या में किन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं? देखिए ऐसा है कि जो आवाज़ है वो बड़ी नाजुक चीज़ है, छोटा सा वोकल कॉर्ड होता है, जी। उसको एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको प्यार करिए। ये सिगरेट पीना और गुटखा खाना, तम्बाकू खाना, ये सब वोकल कॉर्ड्स को ख़राब करता है, आपके लंग्स को ख़राब करता है, जहाँ से आपको सांस लेनी है और गाना है। वो जो पूरी मशीन है कि आपने लंग्स में सांस भरी और उस सांस को आपने वोकल कॉर्ड्स तक लाए और बाहर लाए, ये पूरा पैसेज आपको ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो गाएंगे कैसे। तो मैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। बाकी सब मज़े करता हूँ, खाना पीना मज़ा करना, उसमें क्या बुराई है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना करो जो आपकी सेहत को ख़राब कर क्या बात दे। है। इतनी सी बात। अच्छा, नई जो प्रतिभाएं हैं, ज़्यादातर का ध्यान फिल्म म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा होता है, पर फिर भी हम ये देख रहे हैं कि भजन और गज़लों की दुनिया में भी युवा लगातार आ रहे हैं। अपने इतने 5 दशकों से ज़्यादा के अनुभव का क्या निचोड़ आप इस पॉडकास्ट में नई प्रतिभाओं को देना चाहेंगे? नई प्रतिभाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आज हर एक फील्ड में स्कोप है, म्यूज़िक की सभी विधाओं में स्कोप है। आप अपने को बस ठीक कर लीजिए, अच्छी तरह गाइए। आप अच्छी तरह गाएंगे तो लोग आपका भजन भी सुनेंगे, आपकी गज़लें भी सुनेंगे। अब जगजीत सिंह साहब ने हंगामा किया ना गज़ल गा के, जी। पंकज उधास ने किया ना, तलत अजीज़, हमने भजन में नाम किया ना। नहीं तो लोग कहते थे भजन में कौन सुनने वाला है। अब भजन में हम यंग क्राउड को भी ले आते हैं ना अपने कॉन्सर्ट, बिल्कुल, बिल्कुल। और भी कई लोग हैं भजन में आ रहे हैं। तो जो भी काम करना है आप मेहनत से, ध्यान से, लगन से करिए, आप उस क्षेत्र में ज़रूर नाम करेंगे और देर तक टिकेंगे। आपने जगजीत जी का नाम लिया, मुझे पता है कि जगजीत जी से आपका बड़ा गहरा हाँ, रिश्ता मेरे रहा है। बहुत प्यारे वो दोस्त, यादें हम बाँटना चाहेंगे। बहुत प्यारे दोस्त थे मेरे। और मैं और जगजीत सिंह साहब मिल नहीं पाते थे ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों बहुत बिजी आर्टिस्ट रहे। जी। कहीं एयरपोर्ट्स पे मिल जाते थे तो मन होता था यार कहीं 1-2 दिन साथ में रहे यार, बैठे गाना बना गए। तो एक दिन मेरा प्रोग्राम था देहरादून में, किसी कॉलेज में था। तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल का मुझे फ़ोन आया, अनूप जी आप आ रहे हैं तो नेक्स्ट डे जगजीत सिंह साहब का करवा दीजिए। मैंने कहा करा देते। मैंने उनको फ़ोन किया तो जगजीत साहब कहते ठीक है मैं आऊँगा। डेट मैंने बता दी कि इस दिन मेरा है, नेक्स्ट डे आपका है। और जिस दिन मेरा था उस दिन आ गए। वाह! मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते बस आज मेरा है ना। मैंने कहा नहीं आज मेरा है, कल आपका है। अच्छा कहते ठीक है यार चलो, मैं तुम्हारा आज सुनूंगा, तुम मेरा सुनना, फिर हम लोग चलेंगे साथ में बम्बई। मैंने ठीक। तो उन्होंने मेरा गाना सुना, दूसरे दिन मैंने उनका सुना, 2 दिन हम साथ में रहे, खूब मज़े किए, खाना पीना, खूब गाना बजाना किया साथ में। फिर तीसरे दिन हम बॉम्बे चले आए
और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, ही डाइड। तो ऊपर वाला जो था वो ये सोच रहा था कि इसकी तो सांसें ख़त्म होने वाली हैं और ये अभी तक अपनी ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाया कि इन दोनों को मिलना है। ओह, तो ऊपर वाले ने वो प्लान किया कि एक दिन पहले इसको यहाँ भेज देते हैं, ये 2 दिन रह लेंगे, जी इन दोनों की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। नहीं तो जगजीत सिंह और मैं नहीं मिल पाते ना जी जी जी, इस तरह। तो ऊपर वाले ने उनको एक दिन पहले भेजा, जाओ क्या बात है। 2 दिन गुजारो, तुम्हारी सांसें खत्म हो रही हैं। बहुत मीठी यादें देखिए रह ना, गई। कितनी मैं बड़ी ये बात। देखता हूँ कि आप मिलने जुलने पर बहुत विश्वास रखते हैं और वो गज़लों और भजनों की दुनिया के बहुत सारे आपके दोस्त, महफिलें सजती हैं आपके घर पर, सब लोग मिलकर गाते हाँ, हम हैं। लोग घर में खूब गाते बजाते हैं, सभी आ जाते हैं, जी जितने कलाकार हैं, फ्रॉम सोनू निगम टू शान टू हरिहरन, तलत अजीज, पंकज उदास, चंदन दास, जितने भी हैं, ऋचा शर्मा, जसपिंदर नरूला, हम लोग सब बहुत एक दूसरे को चाहते हैं। उदित नारायण जी, कि हम लोग जब मौका मिलता है किसी के भी घर में हम लोग महफिल करते हैं और गाते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है, मैं इस चीज़ का ज़्यादा शौकीन हूँ जी, कि खाना पीना हो, सब मिले। हमारा वो टाइटल ही है, खाना पीना और गाना। वाह क्या बात है। तो हम इनवाइट करते हैं लोगों को, आइए भी, खाना पीना गाना। जी, तो सब आते हैं और उस महफिल में सब लोग अपने मन की चीज़ गाते हैं, क्या वहाँ बात है। कोई फरमाइश नहीं होती। लेकिन यहाँ मैं, चूंकि इस बातचीत को अब हम ख़त्म करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो मैं एक फरमाइश करना बताएं, चाहूँगा कि आप बताएं। अपने मन की कोई चीज़ गाकर इस सुनाता हूँ। प्रोग्राम को ख़त्म करें। एक गज़ल सुनाता हूँ। जी ये गज़ल इसरार अंसारी साहब की लिखी, कैफी साहब को बहुत पसंद थी ये गज़ल। एक बार मैंने उनको सुनाई तो वो हफ्ते 10 दिन में एक दिन मेरे घर आ जाते थे व्हील चेयर में कि मुझे वो गज़ल सुना दो। वाह, वो मेरा था, वो मेरा था, ये बताना अजीब लगता है। वो मेरा था, ये बताना अजीब लगता है। अब उससे आंख मिलाना अजीब लगता है। वो मेरा था। एक शेर सुनाता हूं इसका। इरशाद। जो जिंदगी में कभी भी मेरा न हो पाया, जो जिंदगी में कभी भी मेरा न हो पाया, अब उसका ख्वाब में आना अजीब लगता है। वो मेरा था, ये बताना अजीब लगता है। क्या बात है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब वो मेरा था ये बताना अजीब लगता है, लेकिन आप हमारे हैं ये बताना बिल्कुल हूँ, खुशनसीब हमेशा लगता है। हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी पॉडकास्ट के लिए वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी आपके साथ महफिल चलेंगी जरूर और हाजिर बहुत हूँ, सारी बातें। जरूर हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।